जहाँ जहाँ अवसर मिला वहाँ वहाँ हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने पुरुषों से आगे बढ़ कर के काम किया है। आज भारत में स्कूल शिक्षा में, शालेय शिक्षा में शिक्षकों से अधिक शिक्षिकाएं हैं, और केवल अधिक नहीं, 60% स्कूल शिक्षा में शिक्षिकाएं हैं। मेडिकल रिसर्च में ICMR में वैज्ञानिकों की संख्या में 58% महिलाएं हैं। इसरो के वैज्ञानिकों में 53% महिलाएं हैं। और थोड़ी जोर से तालियां बजाइए जब गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ तो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली बहनों की संख्या भी 53% थी, भाइयों से अधिक। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में खड़े हुए तो उन्होंने अपना भाषण जो प्रारंभ किया था, वो भाषण प्रारंभ किया था अमेरिका निवासी मेरी बहनों तथा भाइयों। पहले बहनों बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था। पहले सिस्टर्स कहा था और फिर ब्रदर कहा था। तो भगिनी निवेदिता ने, मार्गारेट नोबल ने जब उनकी शिष्या बनी तो उसके बाद में भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को प्रश्न पूछा, वॉज इट अ मियर एक्सीडेंट ऑफ शिवैलरी? क्या केवल स्त्री दाक्षिण्य के कारण आपने महिलाओं का नाम पहले लिया, बहनें पहले कहा, और वॉज इट इंटेंडेड? क्या उसके पीछे कोई उद्देश्य था? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई हादसा नहीं था, वो कोई गलती नहीं थी, वो माँ सरस्वती की प्रेरणा से जानबूझ करके कहा गया था। और अगला वाक्य स्वामी विवेकानंद का था, क्योंकि आने वाली शताब्दी मातृशक्ति की शताब्दी है, सारे विश्व का नेतृत्व माताएं करेंगी। इसलिए अभी जो मैंने बातें बताई, विजयताई ने बातें बताई थी, उसमें मैंने जो जोड़ी, वो बातें केवल यही सिद्ध करती है कि स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी हमारे सामने सिद्ध हो रही है। अब यहाँ पर बोलते बोलते शब्द आया आधुनिक। केवल पारंपरिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करना, उसके साथ आधुनिक। बांसुरी दीदी बोलते बोलते ये शब्द बोल गई। मजेदार है ना, आधुनिक का अर्थ ही हमने पाश्चिमात्य कर दिया, मॉडर्न यानी वेस्टर्न। हम आपस में बात करते समय किसी के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी मॉडर्न है, तो इसका अर्थ होता है कि वह वेशभूषा में, केशभूषा में और उससे भी महत्वपूर्ण वैल्यू सिस्टम में, मूल्यों में पश्चिम का पालन करता है। जो पश्चिमी होगा वो आधुनिक। ये कौन सी परिभाषा हुई भाई? आधुनिक का तो अर्थ होता है जो अग्रणी है, जो उन्नत है, जो अधुना यानी अभी अभी जो है उसके प्रति जो अपडेटेड है, जो समय से आगे चलता है, उसे आधुनिक कहते हैं। मुझे लगता है मेरे विचार में वंदनीय मौसी लक्ष्मीबाई केसकर से अधिक आधुनिक कौन होगा। 1905 में 6 जुलाई को जन्मी वंदनीय मौसी ने जब 1936 में ये विचार किया, परिवार को संभालते हुए, स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लेते हुए, अनेक महिलाओं की टोलियों का निर्माण करके चरखे का और इसका प्रचार करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई सोचती है कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन एकत्रित आकर के अपने व्यक्तित्व के निर्माण से परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली महिलाओं का संगठन खड़ा करना है, माताओं का संगठन खड़ा करना है। ये विचार 1936 में जो लक्ष्मीबाई केसकर ने किया था, मुझे लगता है वो अपने समय से आधी शताब्दी आगे, 50 वर्ष आगे का विचार कर रही थी। तो उनसे अधिक आधुनिक कौन होगा? तो आधुनिक मन और आधुनिक विचार रखने वाले नौवारी साड़ी पहन करके भी आ सकते हैं और मेरे जैसे धोती पहन करके भी आ सकते हैं। इसलिए आधुनिकता का अर्थ पश्चिम से नहीं है, वास्तविकता में पश्चिम से है ही नहीं। पश्चिम तो जलेबी की तरह गोल गोल घूमता रहता है। 1978 में फेमिनिज्म के नाम पर, विमेन्स लिबरेशन के नाम पर जिस बेटी फ्रेडा ने और अमेरिका में स्त्री मुक्ति का आंदोलन खड़ा किया, वो 1998 में जाकर के यू टर्न लिखती है और अपनी गलती मान्य करती है कि महिला मुक्ति, नारी मुक्ति के नाम पर हमने महिला को पुरुष के विरुद्ध कॉम्पिटिटर के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि परिवार टूट गए। और जब परिवार टूट गए और एकल पालक परिवार जब खड़े हुए, सिंगल पेरेंट फैमिली जब खड़ी हुई, तो उनमें से 95% यह महिला, एकल महिला का परिवार बन गया था।
बेटी फ्रीडा अपने आप से प्रश्न पूछती है, पुरुषों से और परिवार से मुक्ति पाने के नाम से किया गया नारी मुक्ति का आंदोलन महिला को मुक्त कर रहा है कि अधिक बांध रहा है? इसके 20 साल बाद उनको अपने आंदोलन की दिशा बदलने की सद्बुद्धि आई। ये आधुनिकता है। दो कदम आगे 4 कदम पीछे चलने वाले समाज का नाम अमेरिका है। उस समाज का नाम यूरोप है। 1996 में वहां पर पुस्तक लिखी जाती है। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर नाम के सोशोलॉजिस्ट पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करते हैं। बिल्कुल सेंसस के समान सर्वेक्षण होता है, इतना बड़ा सैंपल साइज है। अमेरिकी और जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के 60% लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर पुस्तक लिखते हैं। मैरिज एंड फैमिली ये उनका विषय है। आज भी मैसाचुसेट्स में मैरिज एंड फैमिली इंस्टीट्यूशन नाम से इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने उनको ये काम दिया कि अमेरिका में परिवारों की स्थिति क्या है इसके बारे में सर्वेक्षण कीजिए। और वो सर्वेक्षण करने के बाद जो उसकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है वो सरकार को देने के बाद जब उसको पुस्तकाकार बना करके छापने का विचार डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर करते हैं, तब वो उसको नाम देते हैं पुस्तक को। अभी तक आपने देखा होगा जब मैंने अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया आपके समझने के लिए, तब उसकी हिंदी भी साथ साथ बोला हूँ। बिना हिंदी बोले एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं बोला। लेकिन डेविड ब्लैंकेनोर के पुस्तक का मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करूँगा क्योंकि हिंदी में वो अपशब्द है, मंच पे बोला नहीं जा सकता। अंग्रेजी में उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। वो कहते हैं अमेरिका पिता विहीन हो गया। क्यों पिता विहीन हो गया? उन्होंने कहा मेरे सर्वेक्षण में पता चला कि 40% 46% ऑफ एडल्ट अमेरिकन, एडल्ट यानी प्रौढ़, और अमेरिका में प्रौढ़ता 18 पे नहीं आती, अमेरिका में प्रौढ़ता 15 पे आती है। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना कंसेंट का, सहमति की आयु कम करने का, वो अमेरिका के वैल्यूज 15 साल में वहां पर एडल्ट हो जाता है। अमेरिकी जनसंख्या के 40% अमेरिकावासी जो 15 साल से ऊपर की आयु की है, 1996 में छपी हुई पुस्तक है, यानी डाटा कलेक्शन 94, 95 में, 94, 95 में हुआ होगा। उस पुस्तक में प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लैंकेनोर कहते हैं 40% अमेरिकावासी या तो नहीं जानते कि उनका पिता कौन है या उनका पिता है ही नहीं, माँ को भी पता नहीं कि पिता कौन है। क्या ऐसी आधुनिकता लाना चाहते हैं? क्या ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं? माई बॉडी माई चॉइस, फ्रीडम, फ्री सोल, यू ओनली लिव वंस, योलो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारे हमारे कैंपसेस में चलने वाले विचार हमको उस पिता विहीन समाज की ओर ले जाना चाहते हैं, उस मूल्य विहीन परिवार विहीन समाज की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं क्या? यदि नहीं बनाना चाहते तो आधुनिकता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति का नाम भारत है। यह आधुनिकता के साथ सनातनता को लेकर के चलती है, यह आधुनिकता के साथ प्राचीनता को लेकर के चलती है। आधुनिक होने के लिए प्राचीनता को छोड़ना नहीं पड़ता। यही वंदनीय मौसी जी का हमारे लिए संदेश है। व्याख्या ठीक से करनी पड़ेगी। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज की युवतियों के सामने ये विचार रखते हैं तो बोले वो पूजा वूजा मत करो, बराबरी का हमको अधिकार दो, पूजा बहुत कर ली, हमको देवी नहीं बनना है, ना देवी बनना है ना दासी बनना है, हम बराबरी के साथ नेतृत्व करना चाहते। बिल्कुल ठीक बात है। इसका कारण ये है कि पूजा शब्द का अर्थ ही नहीं समझे हम। पूजा शब्द का अर्थ फूल पुष्प चढ़ा करके की जाती है उपासना, उसे पूजा नहीं कहते, उसे संस्कृत में अर्चना कहते हैं। पुष्प चढ़ा करके और कुमकुम आदि चढ़ा करके जो की जाती है उसे अर्चना कहते हैं। पूजा शब्द का तो अर्थ है पुनरेव जायते इति पूजा, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके जैसे बनने का नाम पूजा है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव जैसा बनकर के ही शिव का यजन किया जाता है। राम की पूजा करनी है तो राम बनना पड़ेगा। पूजा शब्द का अर्थ ही यह है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का अर्थ है जिस परिवार में नारी आदर्श होती है और बाकी सारा परिवार नारी का अनुकरण और अनुसरण करता है।
विमेन लेड डेवलपमेंट ये है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, विमेन लेड डेवलपमेंट है। महिला नीत विकास, नारी नीत विकास, नारी के नेतृत्व का अर्थ है उन कीर्ति श्री शवाक नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने 6 सप्तगुण 7 गुण बताए कि दिव्यत्व दिव्यता नारी में इन 7 गुणों में प्रकट हुई है। समाज में ये आदर्श बनने चाहिए। जब समाज का आदर्श ये नारीत्व का आदर्श बन जाएगा, हर पुरुष भी अपने सर्वोच्च आदर्श को अपने जीवन में मातृत्व को मानने लगेगा, तब रमन्ते तत्र देवता, तब वह राष्ट्र देने वालों का, त्याग करने वालों का राष्ट्र होता है। जो देता है वो देवता, जो मांगता है वो मंगता। हम देवताओं का यदि राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो नारी के गुणों को हमको आदर्श के रूप में रखना पड़ेगा। एक छोटी सी अपने जीवन की घटना बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यही विषय रखने वाली घटना है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। 11-12 वर्ष की आयु थी। मेरी माँ बहुत सुंदर कविता लिखती है, मराठी में बहुत भावुक कविताएं लिखती है, निसर्ग के बारे में लिखती है, प्रकृति के बारे में लिखती है। केवल गुलमोहर के पेड़ के बारे में उनकी 26 कविताएं हैं। बड़ा अद्भुत कविताएं वो लिखते हैं। 11-12 वर्ष की आयु में उनकी पुरानी कविताओं की कॉपी लेकर के, वही लेकर के मैं पढ़ रहा था, और उन पुरानी कविताओं को पढ़ते पढ़ते एक कविता आई जो कविता माँ ने उस समय लिखी थी जब पहली बार गर्भधारण हुआ, पहली बार गर्भवती हुई, माँ बनने के अनुभव के ऊपर वो कविता लिखी थी। माँ बनने के अनुभूति को बड़ा अद्भुत वर्णन किया था। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक 4 स्तरों पर मातृत्व का वर्णन करती हुई 4 कड़ियाँ थी। पहली कड़ी पढ़ी और मेरे को एकदम ट्यूबलाइट जली, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो वो कविता तब लिखी गई थी जब माँ के गर्भ में मैं था, माँ के पेट में मैं था। कविता की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। कविता और अधिक करीबी लगने लगी कि मेरे पेट में होते के समय, मुझे उदर धारण करते समय माँ ने लिखी हुई बातें हैं। 5वीं कड़ी में जाकर के 4 कड़ियों में तो ये सारा वर्णन था, मातृत्व ही जीवन की पूर्णता कैसे है। आध्यात्मिकता वाली कड़ी में तो इतना अद्भुत बताया था कि जीवन की मुक्ति और जीवन का मोक्ष मातृत्व के बिना संभव नहीं। मातृत्व ही मोक्ष की सीढ़ी बहुत अद्भुत थी, हर स्तर पे अद्भुत उसको लिखा था। अहंकार के विसर्जन को भावनाओं के स्तर पर मातृत्व का, वो छोटी सी लड़की जो घर में अपने भाइयों से एक आइसक्रीम और एक लड्डू के लिए लड़ती है, विवाह के बाद माँ बन जाती है और उसके बाद वही लड्डू वो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए त्याग सहजता से कर देती है। ये मैं से हम की भावना का विकास का नाम मातृत्व है। ऐसी अनेक बातें अद्भुत लिखी थी माँ ने। लेकिन अंतिम कड़ी सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो ज़माना सोनोग्राफी का नहीं था, वो ज़माना जय माता दी और जय श्री राम का नहीं था, पेड़े और बर्फी का नहीं था, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात नहीं होती थी, जन्म से पहले पता चलना का भ्रूण है ये नहीं था। इसलिए माँ ने अपेक्षा लिखी थी अंतिम कड़ी में, और अंतिम कविता की कड़ी में माँ ने अपेक्षा लिखी थी कि मुझे बेटी होनी चाहिए। और ये लिखा था क्योंकि वो बेटी आगे चल कर के माँ बनेगी तो उसका भी जीवन पूर्ण होगा। 11-12 साल का मुकुल अपनी माँ की कविता पढ़ रहा है और उसमें लिखा है कि बेटी होनी चाहिए। मेरे मन में विचार आया, माँ को तो मैं चाहिए ही नहीं था। माँ तो कन्या की प्रतीक्षा कर रही थी और मेरा जन्म होते ही कितना कष्ट हुआ होगा माँ को, ये कौन आया मुष्टंडा। ऐसा विचार करके बड़ा रोया, मैं खूब रोया। 2 दिन तक भोजन नहीं किया। माँ समझ में नहीं आ रही थी। और जैसा कि छोटे भाइयों का काम होता है, छोटे भाई ने चुगली की कि आपकी कविता पढ़ने के बाद रो रहा था। उसने अपना काम किया, माँ को समझ में आ गया। माँ ने आकर के समझाया, बेटा हो या बेटी हो, माँ के लिए तो दोनों प्रिय होते हैं, कोई भेद थोड़ी होता है। माँ तुमको 12 वर्ष में ऐसा लगा क्या कि तुम्हारे बेटे होने से तुमको प्रेम नहीं किया? छोटा बालक जितना जल्दी नाराज़ होता है उतने जल्दी राजी हो जाता है। मैं राजी हो गया। नहीं माँ, तुम्हारे प्रेम के बारे में कोई शंका नहीं, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, तुम ही मेरी देवता हो, तुम ही के लिए सारा जीवन है, वगैरह वगैरह। फिर बोले चलो भोजन करो। मैंने कहा नहीं, भोजन तो नहीं करूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आप प्रेम करती हो ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम बची। बोले क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा आपने लिखा है माँ बनने में ही जीवन की पूर्णता है, माँ बनने में ही मुक्ति है, माँ बनने में ही मोक्ष है। मैं तो पुरुष हूँ, माँ कैसे बनूंगा? तो इस जीवन की पूर्णता कैसे होगी? और तब माँ ने मुझे उत्तर दिया, शरीर में गर्भ धारण करने का अधिकार केवल स्त्री को होगा,
लेकिन पुरुष होते हुए भी यदि वो संस्कारों का दान करने लगे, शिक्षा देने लगे, तो वह भी माँ होता है। इसलिए गुरु का आदर्श माऊली होता है। संत ज्ञानेश्वर को हम माऊली कहते हैं। गुरु का सबसे बड़ा आदर्श माऊली होता है। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त की माँ को, माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, आचार्य 12 वर्ष गर्भ में धारण करता है। तूने शरीर को जन्म दिया, आचार्य व्यक्तित्व को जन्म देता है। ये शिक्षा माँ ने दी कि संस्कार दोगे तो माँ बनोगे। जोधपुर में काम करते समय जब एक प्रदीप नाम के कार्यकर्ता की माँ आकर के मुझसे लड़ी, ये मेरे से ज़्यादा आपका कहना मानता है, इसकी सच्ची माँ तो आप हो। उस दिन मैंने अपने जीवन को सार्थक माना कि माँ का दिया लक्ष्य पूर्ण हुआ। मातृत्व का यह आदर्श भारतीय संस्कृति का आदर्श है। आज के दिन हम संकल्प लें, प्रतिदिन शाखा में जाने का संकल्प ले। मौसी जी ने और कोई नहीं मांगा, यही मांगा 1 घंटा भारत के नाम। और 1 घंटा यदि अपने जीवन में भारत के नाम नहीं दे सकते तो बड़ी बड़ी बातें करने का और दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय कहने का क्या अधिकार है? जब 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं दे सकते, 23 घंटे आपके, 1 घंटा भारत माता के लिए। प्रत्येक यहाँ बैठी हुई बहन और भाई भी अपने पास की शाखा को ढूंढे और शाखा में जाना प्रारंभ करें। रोज 1 घंटा शाखा में। पहला संकल्प यह सबको लेना चाहिए। दूसरा संकल्प, यह भारत माता का दिया हुआ जीवन है, यह भी मेरी माँ की शिक्षा है। लॉ विधि की शिक्षा पूरी करने के बाद ऐसे ही बड़े बड़े भाषण देता था उस समय भी, तो मित्र कहते थे बहुत अच्छा लॉयर बनेगा, बहुत अच्छी वकालत करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मैंने मेरी माँ को जाकर के कहा, माँ अपराधियों की वकालत करके, अपराधियों के लिए और कोर्ट में लड़ाई लड़ करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। माँ ये वकालत मैं नहीं करूँगा। माँ ने कहा क्या करेगा? मैंने कहा भारत माता की वकालत करूँगा, अपना जीवन भारत माता को समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने तिलक लगा करके विदा किया, तेरा तुझको क्या अर्पण क्या लागे मेरा, ये भारत माता का ही दिया हुआ है। हम सबका जीवन भारत माता का दिया हुआ है। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक से मेरा अनुरोध है, कम से कम 2 वर्ष पूरा समय 24 घंटे 365 दिन भारत माता के लिए कार्य करने का संकल्प लीजिए। एक बार अनुभव लीजिए, ऐसा मजा आएगा। चेहरे पर जो चमक दिख रही है वो फेयर एंड लवली की नहीं है, किसी प्रसाधन की नहीं है। जब राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं तो तेज प्रकट होता है, जीवन बदल जाता है। इसलिए दूसरा आप लोगों से संकल्प, अपने जीवन में कुछ ना कुछ निश्चित समयदान अवश्य करें। इन 2 संकल्पों की भिक्षा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपनयन तभी होता है, दीक्षा तभी होती है जब माँ को भिक्षा मांगी जाती है, मातृ भिक्षा मांगी जाती है। यहाँ बैठी हुई माताओं के सामने माँ ओम भवती भिक्षान देहि की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।